बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 17 से इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। ये टॉपिक इसलिए अहम है कि ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन इम्तहानी नुक्ते नज़र से इम्पॉर्टेंट है और आसानी से तैयार होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर बुनियादी तौर पर हम किसी सॉलिड मटेरियल का मैकेनिकल टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? किसी सॉलिड मटेरियल का मैकेनिकल टेस्ट करेंगे। और एक्चुअली ये टेस्ट जो है ना, मटेरियल की लेंथ से मुतल्लिक होगा, तो इस वजह से इसको टेंसाइल टेस्ट का नाम भी दिया जाता है। अब ये टेस्ट है क्या? बुनियादी तौर पर इस टेस्ट के अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बॉडी पर। क्या अप्लाई करेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। नतीजतन में पैदा होगा टेंसाइल स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एक ग्राफ बनाना है। तो उस ग्राफ की शेप को देखते हुए हमने बॉडी की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझनी है, वो डिस्कस करनी है। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? मैकेनिकल टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट। अब ये टेस्ट होता किस तरह है? तो इस मकसद के लिए एक ख़ास मशीन होती है जिसको मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं उस मशीन को? मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। आप लोगों को ये मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन नज़र आ रही है। तो इसमें ना दो क्लैंप लगे हुए हैं, एक क्लैंप नीचे लगा हुआ है और एक क्लैंप ऊपर लगा हुआ है। तो हमने जिस मटेरियल का मैकेनिकल टेस्ट करना है, मतलब हमने किसी मेटालिक वायर का मैकेनिकल टेस्ट करना है, तो वो हम इन दो क्लैंप्स के अंदर फिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम जो है ना लोअर एंड पर स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे। एक तरह से यूं समझ लें कि तार का ऊपर वाला एंड जो है ना, ऊपर किसी ट्रांसपोर्ट से बांधा हुआ है और निचले एंड के ऊपर हम वज़न बढ़ाते जा रहे हैं, लोड लटकाते जा रहे हैं। तो नतीजतन जो है ना, इस लोड से पड़ेगा वायर के ऊपर स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से पैदा होगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है और एक्चुअली ये काम ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पर ना, ये जो आपको स्क्रीन से नज़र आ रही है, इसको कहते हैं एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर। ये डिस्प्ले क्या कहलाता है? एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर। तो यही जो है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ बन जाता है इसी स्क्रीन के ऊपर, एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर पर। तो इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहते हैं, फोर्स एलोंगेशन कर्व का नाम भी इसको दिया जाता है। तो आए हम ये कर्व बनाते हैं और मटेरियल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उनको समझते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्स वाई एक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सेस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सेस। स्ट्रेन जो है वो हम लेंगे एक्स एक्सेस पर, तो इधर हम लिखेंगे सिग्मा और राइट वर्ड एरो लगा देंगे। और स्ट्रेस जो है ये हम लेंगे वाई एक्सेस पर, तो इधर हम लिखेंगे सिग्मा और एरो हेड ऊपर लगा देंगे। सॉरी, इसको मैंने सिग्मा बोल दिया, ये एप्सिलॉन है, ये स्ट्रेन को ज़ाहिर करता है और ये सिग्मा है जो कि स्ट्रेस को ज़ाहिर करता है। तो शुरू शुरू में जब आप वायर के ऊपर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनता है। फर्ज कर लें कि नुक्ता ओ से लेकर नुक्ता ए तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन की शक्ल में चलता है। तो ग्राफ के इस हिस्से को नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट का। ग्राफ का ये हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। और दरअसल ग्राफ के इस हिस्से में स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियरली प्रोपोर्शनल है। लीनियरली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोनों में बराबर मिकदार में तब्दीली आ रही है। फ़र्ज़ करें स्ट्रेस आप 0 से 5 तक ले गए हैं, तो उधर स्ट्रेन भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 0 से 5 तक पहुंच गया। फिर आपने स्ट्रेस को और बढ़ाया, 5 से 10 तक ले गए, तो स्ट्रेन भी कहाँ पहुंच जाएगा? 5 से 10 तक पहुंच जाएगा।
फिर आप स्ट्रेन को 10 से 15 तक ले जाते हैं, स्ट्रेस को 10 से 15 तक ले जाते हैं, तो स्ट्रेन भी 10 से 15 तक पहुंच जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो लीनियर है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो है वो लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ग्राफ का ये रीजन, ग्राफ का ये इलाका ओ से लेकर ए तक क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है जी। तो ओ से लेकर ए तक ग्राफ का जो रीजन है ये क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। और इस रीजन में जो स्ट्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगी ना, फ़र्ज़ करें आप स्ट्रेस को ले गए हैं 0 से 5 पास्कल तक, तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है स्ट्रेस की, इसको भी प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम दिया जाता है, और इसको सिग्मा पी से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं इसको? सिग्मा पी से। अच्छा, इसे आगे जैसे ही हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, तो अब ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर बराबर चल रहे थे, लीनियरली चल रहे थे, उनमें अब डिफरेंस आ जाएगा। मतलब जिस अंदाज से स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन उस अंदाज से नहीं बढ़ेगा। तो फर्ज करते हैं कि ऐसा ए से लेकर बी तक होता है, तो ग्राफ का ये जो रीजन है इसको इलास्टिक लिमिट का नाम दिया जाता है। ग्राफ का ये रीजन क्या कहलाता है? इलास्टिक लिमिट कहलाता है। तो जो प्रोपोर्शनल लिमिट थी और जो इलास्टिक लिमिट है, इसमें फ़र्क क्या आया कि वहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बराबर बराबर चल रहे थे, लेकिन जो रीजन है इलास्टिक लिमिट वाला, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर बराबर नहीं चल रहे, दोनों के अंदर क्या आ गया है? फ़र्क आ गया है। तो इस वजह से ग्राफ की लाइन भी क्या हो गई है? टेढ़ी हो गई है। अच्छा, इसमें फ़र्ज़ करें आपने स्ट्रेस जो है वो 5 से 8 पास्कल तक बढ़ाया है, तो ये जो 8 पास्कल वैल्यू है ना, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू इस रीजन के अंदर, इसको इलास्टिक लिमिट का नाम दिया जाता है, और इसको जाहिर किया जाता है सिग्मा ई से। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट। और ग्राफ का ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट का नाम दिया जाता है। ये जो बी पॉइंट है ग्राफ के अंदर, जहाँ पर इलास्टिक लिमिट मौजूद है, ग्राफ का यही पॉइंट क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट कहलाता है। आगे हम इसकी रीज़न देखते हैं कि इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट का नाम क्यों दिया जा रहा है। तो बहरहाल ये जो ग्राफ का पॉइंट भी है ये क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट कहलाता है। अच्छा, ये जो आपके पास दोनों रीजन्स हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, इनमें एक बात कॉमन है, और वो ये है कि ये दोनों रीजन हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये दोनों रीजन इलास्टिक लिमिट के अंदर आते हैं। मतलब इन रीजन्स के अंदर अगर आप बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं और फिर उसको रिमूव कर देते हैं, तो बॉडी अपनी वापस शक्ल में चला जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। मतलब कोई स्प्रिंग है, आपने उसको थोड़ा खींचा फिर छोड़ दिया, तो जैसे वो अपनी असल शक्ल में वापस चला जाता है। तो इलास्टिक लिमिट की हद तक स्ट्रेस लगाने पर ये बॉडी भी, ये जिस्म भी अपनी इनिशियल शेप में वापस चला जाएगा। लेकिन जो प्रोपोर्शनल लिमिट वाला रीजन है उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर चलते हैं, जबकि इलास्टिक लिमिट वाले रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर नहीं चल रहे, उनमें फ़र्क आ गया है। आप स्ट्रेस को मज़ीद बढ़ाते हैं तो अब ये मटेरियल जो है ना वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब इसमें जो बिगाड़ आएगा वो बिगाड़ अब स्ट्रेस हटाने पर दुरुस्त नहीं होगा। तो फ़र्ज़ करें ऐसा होता है बी से लेकर सी तक, तो इसको हम जो है ना बी से सी तक जो रीजन है इसको हम नाम दे सकते हैं रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी का। क्या कह सकते हैं हम इसको? रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी। तो इसमें जो है ना, आपने जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाया है वो स्ट्रेस अगर आप हटा भी लेते हैं तो आप बॉडी के अंदर जो बिगाड़ आ गया है, जो डिफॉर्मेशन आ गई है, वो ठीक नहीं होगी, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। जैसे एक स्प्रिंग है, तो आप स्प्रिंग को हद से ज़्यादा खींच दें तो वो सीधा हो जाता है, और आप उसको छोड़ भी देते हैं तो वो वापस अपनी असली हालत में नहीं जाता। तो जैसे ही आप ना ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ये वाला रीजन आ जाता है ग्राफ का, जिसको क्या कह सकते हैं हम? रीजन ऑफ
प्लास्टिसिटी। तो इस रीजन में मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। अगर उसके ऊपर से स्ट्रेस हटा दिया जाए तो वो अपनी असली हालत में वापस नहीं जाता। तो इस रीजन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसे मुख्तसरन यूटीएस से जाहिर किया जाता है। तो फ़र्ज़ करें आपने ना स्ट्रेस को फर्दर 8 से 9 पास्कल तक बढ़ाया है। तो ये जो 9 पास्कल है ना, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगा और इसको सिग्मा एम से जाहिर किया जाता है। ये वो आखिरी स्ट्रेस है, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस है जो ये मटेरियल बग़ैर टूटे बर्दाश्त कर सकता है। मतलब कि अब मटेरियल ना बिल्कुल आखिर लिमिट पर पहुंच चुका है। अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो मटेरियल टूट जाएगा। ठीक हो गया? फर्ज करते हैं कि हम स्ट्रेस मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा सा ना स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो ये मटेरियल मज़ीद थोड़ा सा भी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा और सी से थोड़ा सा आगे डी तक जाकर ये फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो ये जो रीजन है सी से डी तक, हम इसको रीजन ऑफ फ्रैक्चर कह सकते हैं। वैसे ऐसा कोई लफ्ज़ बुक में जिक्र तो नहीं हुआ, तो चले हम खुद से ही इसको क्या कह लेते हैं, रीजन ऑफ फ्रैक्चर। यानी कि ये वो रीजन है जिसमें जिसमें मटेरियल मज़ीद स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हम यूटीएस से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो ये मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने पहले जो यूटीएस तक स्ट्रेस पहुंचा दिया था वो 9 पास्कल तक पहुंचाया था। तो अब आपने जस्ट इस स्ट्रेस को 9.1 पास्कल किया है। तो जैसे ही आपने इस स्ट्रेस को 9.1 पास्कल किया है तो मटेरियल क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। जिस वायर को आपने मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन के अंदर लगाया हुआ था वो क्या हो गई? ब्रेक हो गई, वो टूट गई। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है उसको सिग्मा एफ से जाहिर किया जाता है, एफ फॉर फ्रैक्चर। अब ये जो हमने मैकेनिकल टेस्ट किया है वायर का, इसकी बुनियाद पर जो सॉलिड मटेरियल हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जी, पहले कैटेगरी आपके पास बनती है डक्टाइल मटेरियल और दूसरे जो है वो ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें लचक मौजूद होती है। जब आप स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट से बढ़ाते हैं तो इनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, ये यकदम टूटते नहीं हैं। लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं ये इलास्टिक लिमिट के बाद स्ट्रेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा स्ट्रेस ऊपर बढ़ाते हैं तो ये फ़ौरन टूट जाते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर ये रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, जबकि ब्रिटल मटेरियल के अंदर ये रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी नहीं होगा। इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद फ्रैक्चर स्ट्रेस आ जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल की मिसाल जो है मेटल्स हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा है या प्लास्टिक है। तो ये सारे मटेरियल ऐसे हैं कि इनके अंदर लचक होती है। जब आप इन पर हद से ज़्यादा स्ट्रेस लगाएं तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, एकदम टूटते नहीं हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि अगर आप उन पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा देंगे इलास्टिक लिमिट से तो वो फ़ौरन टूट जाएंगे। जैसे जैसे शीशे की कोई चीज़ बनी हुई है तो शीशा ब्रिटल मटेरियल है, जैसे ही आप स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से बढ़ाएंगे तो वो फ़ौरन से टूट जाएगा। या इसी तरह मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं, उन पर भी अगर आप स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से बढ़ाएंगे तो वो भी बैंड कोई नहीं होते, परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होते, उनमें प्लास्टिसिटी नहीं होती, वो टूट जाते हैं। तो अगर आप सराइकी हैं तो इस हवाले से ना बड़ा एक ज़बरदस्त लफ्ज़ सराइकी के अंदर मौजूद है, कुड़कड़े। तो जो चीज़ें कुड़कड़ी होती हैं वो दरअसल ब्रिटल होती हैं, यानी कि वो अचानक से टूटने वाली होती हैं, और जो चीज़ें अचानक से नहीं टूटती वो क्या कहलाती हैं? डक्टाइल कहलाती हैं। डक्टाइल मटेरियल्स के अंदर प्लास्टिसिटी होती है जबकि ब्रिटल मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी नहीं होती। यानी कि प्लास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जब आप उस पर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से बढ़ाएंगे
तो मटेरियल फ़ौरन से ब्रेक नहीं होगा बल्कि परमानेंट डिफ़ॉर्म हो जाएगा। तो परमानेंटली डिफ़ॉर्म होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी कहलाती है। प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड इज नोन एज प्लास्टिसिटी। फाइनली हम बात कर लेते हैं कि ग्राफ के पॉइंट बी को यील्ड पॉइंट का नाम क्यों दिया जाता है। तो बी पॉइंट जो है ना, ये दरअसल ग्राफ का वो पॉइंट है जो मटेरियल के इलास्टिक लिमिट वाले रीजन को नॉन इलास्टिक लिमिट वाले रीजन से अलग करता है। मतलब यील्ड पॉइंट से पहले मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, जब इससे स्ट्रेस रिमूव किया जाता है तो ये वापस अपनी नॉर्मल शेप में चला जाता है। लेकिन जैसे ये यील्ड पॉइंट बी क्रॉस होता है तो मटेरियल इलास्टिक लिमिट से भी बाहर हो जाता है। अब इसमें जो डिफॉर्मेशन आई है वो क्या होती है? परमानेंट होती है। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।